हेलो फ्रेंड्स, आइए कंटिन्यू करें अपना डिस्कशन। पब्लिशिंग इन एएमजे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल्स के एडिटर ने एक सीरीज़ लिखी थी 7 आर्टिकल्स की 2011-2012 में। हम इसमें से 4 चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक को कैसे लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को कैसे लिखा जाता है, सेटिंग द हुक इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, और फोर्थ में हमने देखा था कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का सेक्शन कैसे लिखा जाता है। कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ वन, दैट इज़ द क्राफ्टिंग द मेथड एंड रिजल्ट्स, जो रिसर्च मेथडोलॉजी और डिस्कशन सेक्शन को हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एडिटर्स ये बोलते हैं कि ज़्यादातर ऑथर्स को ये लगता है कि हम इंट्रोडक्शन लिख चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस हो चुका है, तो थोड़ा सा अब रिलैक्स मोड में आ गए हैं, क्योंकि ये तो एक बड़ा स्टैंडर्डाइज होता है, फॉर्मेट होता है टेम्पलेट कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ये पोर्शन। तो कुल मिला के यहाँ 2 बातें हम रिपोर्ट करते हैं। हाउ एंड वाई द डाटा वर ऑब्टेन्ड। हाउ प्रोसेस क्या थी, और वाई वही डाटा क्यों लिया गया, सैंपल साइज, उसका जस्टिफिकेशन सब लिखते हैं। सेकंड, हाउ द डाटा वर एनालाइज्ड और व्हाट वाज फाउंड। तो हाउ द डाटा वाज एनालाइज्ड, बेसिकली कौन से टूल टेक्निक आपने लगाए हैं, अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट होंगे, और क्या उसमें से मिला है। तो ऑन द लाइटर साइड ये बोलते हैं कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ये वाला काम तो हम अपने जूनियर टीम मेंबर को दे देते हैं, ताकि टू गेट देयर फीट वेट, थोड़ा थोड़ा भी ट्रेन हो, सीखें कैसे लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मेट सा होता है। तो ऑथर्स भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, कि एक्चुअली बड़ा वेल डिफाइंड सा होता है। तो इन्होंने कहा कि बजाय हम इसको बताएं क्या लिखना है, इन्होंने ये देखा कि पेपर क्यों रिजेक्ट हुए हैं, उनको क्या कम्युनिकेशन किया गया था। तो इन्होंने अपने सारे रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट निकाले, उनके लेटर, और इन्होंने कहा कुल मिला के हमें 3 C मिले हैं: कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी। यही 3 हैं मेथड्स के लिए, और यही 3 हैं हमारे रिजल्ट्स के लिए। आइए एक एक करके देखते हैं। कुल मिला के 6 ही बातें हैं। कंप्लीटनेस, मेथड आप बता रहे हैं, रिसर्च मेथड। हमेशा अपने काम का बहुत डिटेल बताइए, क्या किया, कहाँ से डाटा आया, क्यों आया, जस्टिफिकेशन सारा डिटेल में दीजिए, वरना इस पे आपका रिव्यू आएगा ही आएगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये कह रहे हैं कि अगर जैसे आपने पढ़ लें एक बारी, ऑथर फेल टू प्रोवाइड द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेज दे ऑब्टेन द डाटा, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट, कैसे किया, यही कौन सी एनालिसिस की। देखिए, अगर प्राइमरी डाटा कलेक्शन है तो इन्होंने एग्जांपल दिया है बोमर रोबिन 2007 का, जिन्होंने बताया कि पार्टिसिपेंट को कैसे कांटेक्ट किया, ऑन साइट किया, फर्स्ट ऑथर गए ऐसे। हाउ द डाटा वर ऑब्टेन्ड, ऑन साइट ट्रेनिंग रूम में गए, ग्रुप ऑफ पीपल लिया। व्हाट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट वर यूज्ड फॉर द पार्टिसिपेशन, लेटर दिया गया कंपनी प्रेसिडेंट से, रिसर्चर ने रिक्वेस्ट की। हु रिपोर्टेड द इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स, एम्प्लॉय और सुपरवाइजर, दोनों से डाटा लिया गया। तो एक एक चीज़ इन्होंने डिटेल में बताई। एडिशनली इन्होंने कहा कि हमने इंश्योर किया कि एम्प्लॉय और सुपरवाइजर एक ही टाइम पे एक ही कमरे में ना हो, ताकि वो आराम से अपना दे सकें। फर्दर, सुपरवाइजर को इस स्टडी के अंदर रेट करना था सारे एम्प्लॉयज़ को, तो इन्होंने कहा हमने चेक एंड बैलेंस भी रखे कि सुपरवाइजर सिर्फ अपने ही लोगों को करे जो डायरेक्टली उनके पास है, और कोई मिस ना हो। तो ये बहुत डिटेल में सारी बातें बतानी होती हैं कि क्यों किया, कैसे किया। उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ भी रिफ्लेक्ट होंगी और वीकनेस भी रिफ्लेक्ट होंगी कि ये चीज़ें रह गई। पर एडिटर्स का ये कहना है दैट्स एक्चुअली गुड थिंग। हर पेपर में कुछ ना कुछ लिमिटेशन जरूर रहेंगी, ये आप मान के चलें। तो अपनी वीकनेस को छुपाइए मत, जो है सो है, जो आप हैं वो आप सामने बता देंगे, और आप कहेंगे ये लिमिटेशन थी मेरे काम में। फिर इन्होंने कहा जैसे देखिए, अगर कोई स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करता है, वो भी 2 वेव के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपका ऑब्वियसली सैंपल साइज तो कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि कुछ बंदे मिलेंगे, कुछ नहीं भी मिले, हो सकता है ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम आप रिस्पॉन्स बायस पे काम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिवनेस इश्यूज इन पे काम कर सकते हैं, ये सारे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने आगे एक बताया है कि डाटा फॉर द स्टडी वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। अगर सेकेंडरी सोर्स से लिया है तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने डाटा कहाँ से लिया, क्यों लिया, जस्टिफिकेशन क्या है उसका, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जो डाटा आपने लिया। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ली 2008 का। ऑथर्स ने अपने आप डाटा बनाया कोडिंग को यूज़ करके, जैसे हम यूज़ करते हैं कंटेंट एनालिसिस के अंदर। तो इन्होंने इसको काफ़ी बताया कि ये काफ़ी बेहतर पेपर है। ओके, गोल ऑफ दिस सेक्शन आर 3-4 देखिए आप करेंगे। फर्स्ट, डिस्क्लोज हाउ, व्हाट, वाई ऑफ द रिसर्च प्रोसीजर। जो भी आप स्किप करेंगे वो आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा रिव्यूअर के एंड से, ये पूरा बताइए, डिस्क्लोज कीजिए। सेकंड, कंप्लीटनेस अलाउ रीडर टू इवेल्युएट, रीडर का मतलब है रिव्यूअर,
टू इवेल्युएट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अप्रोच टेकन। तो उसको पूरा 360 डिग्री पता चलता है कि क्या है, क्या मिसिंग है, प्लस एंड माइनस। थर्ड, प्राइमरी गोल ऑफ द मेथड सेक्शन वुड बी टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट समवन कुड रेप्लिकेट द स्टडी एंड गेट द रिजल्ट्स। देखिए यहाँ पे आपको ना ऐसा बनाना है पेपर, दूसरा पर्सन अगर वही मेथडोलॉजी यूज करे वैसे ही, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक पेपर मैंने पढ़ा, ऑथर्स ने कुछ ट्वीट्स उठाए, ट्वीट्स के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस लगा दी, एक पार्ट हो गया। ट्वीट्स के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर टॉपिक मॉडलिंग लगा दिया, दूसरा पार्ट हो गया। और फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे गए। अब ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे कैसे गए, ट्वीट को प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में, रिग्रेशन में कैसे यूज किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये जो मॉडल निकाला उसका स्कोर निकाला, स्कोर को आगे लेके गए। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिव्यूअर को समझ ही ना है कि ये हुआ कहां से, इसका डाटा कहां से आया, कैसे कॉमन थ्रेड है। कई बारी बहुत सारे लोग सर्वे मेथड पे काम करते हैं, स्ट्रक्चर रिग्रेशन मॉडलिंग में। तो आप बोलते हैं देखिए पहले मेजरमेंट मॉडल यूज किया, फिर हमने जो सेकंड ऑर्डर था उसको यूज किया, फिर स्ट्रक्चर किया, उसके स्कोर को सेव किया, उसको एनसीए में ले गए। यानी आपको पूरा एक कॉमन थ्रेड बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपने काम किया, ताकि सामने वाले को भी समझ आए बातें। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड वन, क्लैरिटी। हर चीजें बहुत ही क्लियरली बताएं। जैसे एडिटर्स का कहना है एक सबसे ज्यादा दिक्कत जो रिव्यूअर्स को आती है ना, वो इन लाइन से आती है, वी अडेप्टेड द आइटम्स, वी यूज्ड इट फ्रॉम द सेवरल सोर्स। क्यों, कैसे अडेप्ट किया, हाउ द मेजर्स वर अडेप्टेड, क्या बेसिस दिया। एडिटर्स बोलते हैं देखिए हम तो ये रिकमेंड करेंगे प्राइमरीली आप हमेशा अगर मेजर अवेलेबल है स्टैंडर्डाइज उसको ही लीजिए। आप नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, ए कैटेगरी, ए स्टार कैटेगरी में रेयरली आपको कोई पेपर मिलेगा जो ये कहेगा कि हमने एक स्केल बनाया फिर हमने डाटा कलेक्ट किया। या तो स्केल कंस्ट्रक्शन खुद में एक पेपर होगा, या स्टैंडर्डाइज स्केल लोगों ने यूज किए होंगे। पर फिर भी चलिए, अगर आप काम करते हैं अडेप्टेड स्केल वगैरह पे, तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन देना होगा, वैलिडेशन देना होगा, क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, राइट। इसी तरह से अगर आप क्वालिटेटिव पे काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल पे काम करते हैं, तो वहां पे कोडिंग कैसे की आपने, उनके जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे, इंटर कोडर रिलायबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, उनको क्या सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, ये सब आपको डिटेल बतानी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्लैरिटी के साथ सारी चीजें खुल के बताइए कि क्या आपने काम किया, कैसे किया। एंड थर्ड इज द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कौन पर्सन थे जो आंसर कर रहे थे, क्यों, उन्हीं को क्यों चूज किया गया। इन्होंने एक एग्जाम्पल रेफर किया है, ये टेंग्रिला एंड रामानुजन की स्टडी थी। इन्होंने नर्सिस पे काम किया, तो इन्होंने बताया कि नर्स जो है ना वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, उनका अपना एक नॉलेज सेंटर है, वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक डिटेल रैशनल दिया उन्होंने क्यों नर्स को यूज किया है इन्होंने, ये इस तरह से लिखा जाएगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि बहुत बार रिसर्च डिजाइन के सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप स्टूडेंट के डाटा लेते हैं कि जो स्टूडेंट बिहेव करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, आपके एग्जीक्यूटिव मान लेते हैं ऐसे ही करेंगे, ये गलत है। आप ये कह सकते हैं ये स्टूडेंट कल को एग्जीक्यूटिव बनेंगे, उनकी क्या थॉट प्रोसेस रहेगी, ये तो ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट को एज ए प्रॉक्सी ऑफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर नहीं मान सकते एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो आपको हमेशा बताना चाहिए कि कौन है पर्सन आपका, क्रेडिबिलिटी तब आती है और क्यों, आपको क्यों लगता है सही है। ओके, सेकंड पॉइंट इज इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू समराइज द कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट बिफोर डिस्क्राइबिंग दिस। कंस्ट्रक्ट क्या है, उसको कैसे आपने ऑपरेशनलाइज किया, बता दें, ज्यादा बढ़िया है। उससे थोड़ा सा सामने वाले को पता रहेगा कि अच्छा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि इससे क्या होता है, पेपर की लेंथ बढ़ जाती है। ओके, थर्ड इन्होंने कहा इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन व्हाई अ पर्टिकुलर ऑपरेशनलाइजेशन वाज यूज्ड। एग्जांपल देखिए, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को मेजर करने के इतने तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका यूज किया। एडिटर कह रहे हैं कि बहुत सारे तो ऑथर बिल्कुल ये सरप्राइज कर देते हैं, कुछ नहीं बताते कि क्यों किया, कैसे किया, एंड दैट विल बी रिजेक्टेड। In case in which alternative measures are available, authors should report what measures they considered and why they are chosen or why they are not chosen. उनका डिटेल बताइए कि ये इस वजह से हमने यूज नहीं किया, ये लैकिंग था, ऐसा मेरे केस में ये बनता है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिबिलिटी के लिए। फोर्थ इज इट इज क्रूशियल टू जस्टिफाई मॉडल स्पेसिफिकेशन एंड डाटा एनालिसिस अप्रोचेस। आप बताइए कि आपने सैम यूज किया, क्यों यूज किया, सैम ही क्यों। अगर आपने PL स्मार्ट PLS यूज किया, वो क्यों यूज किया, अमोस क्यों नहीं यूज किया, इसके बारे में बताना होता है आपको।
ऑथर्स इंक्लूड कंट्रोल वेरिएबल विदाउट सफिशिएंट जस्टिफिकेशन। कंट्रोल वेरिएबल के रिसर्च डिज़ाइन के सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, कुछ इसके डूज एंड डोंट्स हैं 3, कब कंट्रोल वेरिएबल आप लेंगे, तो वो भी उनके बारे में लिखना चाहिए। इन्होंने एग्जांपल दिया है, देखिए पैनल डाटा जो है वो फिक्स इफेक्ट का हो सकता है, रैंडम इफेक्ट का हो सकता है, मल्टीपल इवेंट हिस्ट्री एनालिटिक्स मेथड, उनके भी सर्वाइवल डाटा यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपको देना होता है कि क्या यूज़ किया क्या नहीं किया। सो दिस वाज अबाउट द मेथड्स। आइए आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट पे सबसे पहले तो देखिए हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है। वो कहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं प्रीवियस उनके आर्टिकल्स। फिर भी एडिटर्स का कहना है ऑलवेज स्टार्ट विद द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोरिलेशन। इससे बहुत कुछ पता लगता है। कोरिलेशन अगर हाई होगा तो मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई होगा तो उसमें आउटलायर रह सकते हैं। बहुत कुछ इनसे पता लगता है, तो लिखा करें इन्हें, 2 चीज़ें। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉपर्टीज़ जैसे मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, इनसे भी काफ़ी कुछ पता लगता है, ये बताना चाहिए। थर्ड, अगर आपका मॉडल काफ़ी बड़ा है तो एक तो यूनिट ऑफ एनालिसिस बताइए क्या था, सैम्पलिंग यूनिट क्या था आपका, सैंपल साइज कितना लिया था, और डिपेंडेंट वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से ही मॉडल को लिखा करें। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है, एक स्टडी है ये ऑर्थरडे, सेट्रो, डेल्टन की। इन्होंने 4 डिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे। सीईओ टर्नओवर एक इन्होंने लिया, सीएफओ टर्नओवर, आउटसाइड डायरेक्टर टर्नओवर और ऑडिटिंग कमिटमेंट मेंबर टर्नओवर। 4 इन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल लिए और चारों पे अलग अलग काम किया। सीईओ टर्नओवर पे 485 का सैंपल था, सीएफओ पे 407 का सैंपल था, आउटसाइड पे 2668 का सैंपल था। सबको इन्होंने अलग अलग बताया, उसके बारे में लिखा, ऐसे ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे होगा इसमें, तो सबसे पहले तो ये बताइए आपका एक रिसर्च क्वेश्चन से आपने शुरू किया होगा, वो क्वेश्चन हाइपोथेसिस में आंसर आ गई है, उसका क्या कंक्लूजन निकला वो आप रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे होता क्या है, ऑथर्स फेल टू डिस्क्राइब व्हाट रिजल्ट्स इंडिकेट विद रिस्पेक्ट टू द फोकल पॉइंट ऑफ द स्टडी। टू अवॉइड द प्रॉब्लम इट हेल्प्स टू समराइज ईच हाइपोथेसिस। अच्छा, ये एक कह रहे हैं कि ना कई बार क्या होता है, हाइपोथेसिस आपने कहीं और लिखा, रिजल्ट सेक्शन में लिख रहे हैं, तो रिव्यूअर को बार बार पेज पलट के देखना पड़ता है कि क्या हाइपोथेसिस थी। तो ये कह रहे हैं ऐसा भी आप लिख सकते हैं, हाइपोथेसिस एक्स सजेस्ट दिस एंड वी फाइंड इन दिस। पर इससे खुद ही ये कह रहे हैं 2 चीज़ होगा, एक तो बहुत ही मैकेनिकल लगेगा हर हाइपोथेसिस को ऐसा लिखेंगे तो, सेकेंडली पेपर की लेंथ बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे हैं कि वी एनकरेज आप खुद ही देखें कि क्या नोवल और क्लियर मेथड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, आप अपने देखिए मेथड। हाँ, 2-3 इन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। पहला के हाइपोथेसिस के बारे में सीक्वेंस में लिखिए, जैसे फर्स्ट हाइपोथेसिस, सेकंड, थर्ड। रिव्यूअर के लिए बड़ा इजी होता है पढ़ना, किसी रीडर के लिए इजी हो जाता है कि उसको कैसे पढ़ के समराइज करें। सेकंड, अगर आपके रिजल्ट्स अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आए, सो व्हाट द ऑथर्स डू, दे ट्राई टू स्वीप देम अंडर द रग। नहीं, उसके बारे में भी बताइए, क्यों नहीं आया, लॉजिक देने की कोशिश कीजिए, क्या नहीं आया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, 2 आपको एक हिंट मैं आपको देता हूँ। अगर आपका एक बड़ा मॉडल है और बड़े मॉडल में कोई एक पर्टिकुलर एरो इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसके 2 रीजन होते हैं फ्रेंड्स। पहले तो मल्टीकोलिनिटी है, अब चेक करें उस डीवी पे बहुत सारे एरो हैं क्या, तो वो आपका, अगर बहुत सारे एरो हैं तो ये आपका बन जाएगा इनसिग्निफिकेंट। सेकंड, मीडिएशन के केस में भी ऐसे ही होता है, जब फुल मीडिएशन होता है तो ओरिजिनल जो रिलेशन होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो उसके बारे में लिखा करें, उसको छुपाना नहीं, उसको ऐसा नहीं है भूल जाए, क्योंकि रिव्यूअर तो उसी पे उंगली उठाएंगे सबसे पहले। ओके, खुद ही ये एडिटर्स बोल रहे हैं, अनस्पॉटेड रिजल्ट्स भी कई बार बहुत क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं, बताते हैं कि देखिए इस हालात में, ऐसे केस में ये वेरिएबल, ये रिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, एंड दैट मेक सेंस। तो उस वेरिएबल के बारे में जो भी रिलेशन जो सिग्निफिकेंट नहीं आया लिखना है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सजेशन है इनका, आप अपने मेथड लिखते वक्त, आप अपना आरओएल लिखते वक्त, इन सब के दौरान उनका सीक्वेंस सेम रखें। जैसे आपके जब आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, बाद में रिजल्ट्स में लिखते हैं और बाद में जब डिस्कशन में लिखते हैं, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस रखिए, तो एक इजी रहता है और एक चेकलिस्ट भी बन जाती है कि ये आ गया है और ये रह गया है, तो दैट विल बी द गुड थिंग। एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है, फर्स्ट इट इज क्रूशियल टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाई ऑन इंटरप्रिटेशन आर करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अब थ्योरी को भूल जाइए, अब सिर्फ ये बताइए क्यों ये कॉमन सेंस को अपील करते हैं, क्यों ये लॉजिकल है। जैसे अगर किसी ने इंटरेक्शन यूज किया और नेगेटिव कोफिशिएंट आया, उसका क्या मीनिंग है,
तो उसको आप ग्राफ से विजुअलाइजेशन से समझा सकते हैं। एक आइकन वेस्ट ने एक दिया था गोल्डन रूल्स कैसे प्लॉट करना चाहिए वगैरह, इसके बारे में बता सकते हैं। सेकंड, अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड्स था वो क्यों नहीं यूज किए गए या उनसे क्या मिला वो भी बताइए। सप्लीमेंट्री रोबस्टनेस चेक वगैरह कर सकते हैं। देखिए रोबस्टनेस चेक अभी 22, 23 में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि आपने जो डाटा चेक किया वो तो लीनियरिटी पे चेक किया ना, चाहे स्मार्ट पीएलएस काम करे चाहे अमोस, ये काम तो लीनियरिटी पे करते हैं। व्हाट अबाउट द नॉन लीनियर, आपने कोई चेक किया? इसका आराम से टेस्ट होता है नॉन लीनियरिटी को चेक करने का, वो चेक कीजिए। फिर आपने 400 या 600 का सैंपल लिया, हाउ डू यू नो कि वो सारा एक जैसा है? ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर अलग अलग क्लस्टर्स हो, इसको बोलते हैं अनऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी, वो चेक करें। तो ये जो एंडोजेनिटी को चेक करें, कोपला अप्रोच। ये जो रोबस्टनेस चेक है ये एडिशनल चीज़ें हैं कि हमने जो रिजल्ट बताए वो काफ़ी रोबस्ट हैं, काफ़ी ठीक हैं, इनको बिलीव किए जा सकते हैं। और थर्ड, अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आ गया तो बात नहीं खत्म हुई, रिव्यूअर अभी भी पूछ सकता है सो व्हाट। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आना एक बात है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होना दूसरी बात है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो उनके बारे में भी बहुत बारी लोग एडिशनल एनालिसिस रन करते हैं। आप इसको ट्रायंगुलेशन से भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपका मिक्स मेथड है तो आप दिखा सकते हैं, देखिए क्वालिटेटिव से ऐसा है, क्वांटिटेटिव से ऐसा है, तो ये भी दिखा सकते हैं। तो आपको एडिशनल एनालिसिस भी देनी चाहिए ताकि आप बता सकें कि प्रैक्टिकल रेलेवेंस इनकी क्या है। तो कुल मिला के 3 C's के बारे में बात की इन्होंने, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी, दोनों में, मेथड्स में एज वेल एज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, दोनों के बारे में बात की गई है। सो दिस कंक्लूड्स द पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज। सो वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।